अगर आपने इस मूवी के पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिमिक के सेकंड पार्ट को, जो कि 2001 में रिलीज हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जीन डे सैगोनजैक ने और इसकी IMDb रेटिंग्स है 4.6 आउट ऑफ 10। इस मूवी से रिलेटेड बाकी चीजों के बारे में हम एंड में बात करेंगे, तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। मूवी के पहले सीन में हमें सबवे में एक आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक सूटकेस होता है और वो जूडस से बचकर भाग रहा होता है। भागते भागते वो सबवे के बाहर आता है पर वो जूडस से नहीं बच पाता। जब जूडस उस आदमी को मारता है तभी एक टैक्सी उससे टकरा जाती है और उस टैक्सी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे टैक्सी ड्राइवर की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वहां पर डिटेक्टिव क्लास्की आते हैं जिसे क्लीलैंड ने बुलाया था, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टैक्सी ड्राइवर का नाम कॉल्म है और उस आदमी का जिसके पीछे जूडस पड़े थे उसका नाम ट्रेहन है। क्लीलैंड क्लास्की को बताता है कि उन्हें ट्रेहन का एक सूटकेस मिला जिसमें 35 किलो धूल है और टैक्सी से टकराने की वजह से उसका शरीर कुचल गया है। पर जब क्लास्की ट्रेहन का चेहरा देखता है तो देखने से ऐसा लगता है कि किसी ने उसके चेहरे पर हमला किया हो। अब सुबह हो जाती है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहां पर एंटोमोलॉजिस्ट रेमी बच्चों को इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा रही होती है। ये वो ही है जो डॉक्टर सुजन की असिस्टेंट थी। उसके पीछे जेसन नाम का एक आदमी पड़ा होता है जिसके साथ वो एक बार डेट पर गई थी। जेसन उसके घर आता है पर वो उसे जाने को कहती है और गुस्से में आकर जेसन उसके रूम का गेट तोड़कर चला जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी रेमी उदास होती है तब वो एक पोलारॉइड कैमरा से फोटो क्लिक करके फोटो के नीचे उसका नाम लिखती है, जिसकी वजह से वो उदास हुई है। और ऐसा ही वो जेसन के साथ करती है। जेसन जब गेट तोड़कर चला जाता है तब वो कैमरे से अपने फेस की फोटो क्लिक करती है और फोटो के नीचे उसका नाम लिखकर एक अलमारी के गेट पर लगा देती है। उसी रात को वो एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाती है जहाँ पर उसके साथ फिलिप नाम का एक आदमी भी होता है। रेस्टोरेंट जाते वक्त वो एक आदमी से टकराती है जो कि एक जूडस होता है। वहीं पर ऊपर की तरफ जेसन की डेड बॉडी लटकी होती है और उसका फेस भी वैसा ही होता है जैसा ट्रेहन का था। डिनर करने के बाद वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं और कुछ देर बाद रेमी वहां से चली जाती है। उसके जाने के ठीक बाद जूडस फिलिप को भी मार देता है। जब रेमी वापस अपने घर पहुंचती है तो उसे फिर से एक आदमी दिखता है और उसे लगता है कि वो वही आदमी है जिससे वो जाते वक्त टकराई थी। पर वहां पर डिटेक्टिव क्लास्की होते हैं। क्लास्की रेमी के साथ उसके घर पर जाते हैं और जैसे ही वो घर पर पहुंचते हैं तभी एक खिड़की खुल जाती है। जब रेमी उस खिड़की को बंद करती है तब उसे वही आदमी दिखता है जो कि एक जूडस है। डिटेक्टिव उससे ट्रेहन के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि वो दुर्लभ प्रजातियों को ब्लैक मार्केट में बेचा कर और कम से कम आर्थ्रोपॉड की 200 स्पीसीज उसकी वजह से खत्म हुई है। डिटेक्टिव को लगता है कि रेमी ने ही ट्रेहन को मारा है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। अब डिटेक्टिव वहां से चले जाते हैं और उसे किसी की शैडो दिखती है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसके ऊपर जेसन की डेड बॉडी गिर जाती है। डिटेक्टिव रेमी को पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। उनका शक और बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें उसके घर के बाहर जाते ही जेसन की डेड बॉडी मिली थी और रेमी जेसन को पसंद भी नहीं करती थी। वापस घर आने के बाद रेमी अपने उदास चेहरे की फोटो फिर से क्लिक करती है और उस फोटो के नीचे डिटेक्टिव का नाम लिखकर अलमारी के गेट पर लगा देती है। अगली सुबह हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव होते हैं। डिटेक्टिव के पास फिलिप की मौत की खबर पहुंच जाती है और क्लीलैंड रेमी को ही कातिल मानता है। पर इसी बीच हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव को नहीं लगता कि रेमी ने ही जेसन और ट्रेहन को मारा है, क्योंकि जब डिटेक्टिव उसके घर से जा रहे होते हैं तब रेमी उन्हें खुद की लिखी हुई एक बुक देती है जो कि इंसेक्ट्स के बारे में होती है और उसे पढ़ने के बाद डिटेक्टिव को नहीं लगता कि उसने ही जेसन और ट्रेहन को मारा है। अब रेमी स्कूल में अपने एक स्टूडेंट सैल के साथ होती है क्योंकि सैल की आंट उसे लेने नहीं आई थी। सैल कहता है कि उसकी आंट 6:30 से 7 बजे तक आएगी। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव रेमी के घर जाते हैं और उसके घर का गेट खुला होता है। वहां पर डिटेक्टिव को रेमी की अलमारी में वही फोटोज दिखती है और उनमें से एक फोटो पर उन्हें अपना नाम भी दिखता है। वो उस फोटो को निकाल लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो रूम के बाहर निकलते हैं उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से थे।
डिटेक्टिव उनको साथ में काम करने को कहता है पर वो मना कर देते हैं और डिटेक्टिव को ये भी समझ में नहीं आता कि 3 लोगों की मौत में मिलिट्री का क्या काम। काफी देर हो जाती है और सैल की आंट अभी तक नहीं आई होती, तो रेमी अब खुद सैल को घर छोड़ने जाती है, पर कॉरिडोर में बहुत सारे डेस्क और चेयर्स एक के ऊपर एक रखे होते हैं। ये सब उसी जूडस ने किया था ताकि वो यहाँ से बाहर ना निकल पाए। रेमी लू को बुलाती है जो कि एक स्वीपर होता है। तभी वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल मौरी आ जाते हैं और वो डेस्क और चेयर्स हटाने की कोशिश करते हैं। हटाते वक्त उनके पीछे जूडस आ जाता है और उन्हें मार देता है। सैल और रेमी तुरंत स्कूल के बेसमेंट की तरफ भागते हैं जहाँ पर उन्हें निकी मिलता है जो कि रेमी का एक स्टूडेंट था और वो वहाँ पर अपने डैड से छुप कर रहता है। रेमी अपना कैमरा एक टूटी हुई विंडो से बाहर निकाल कर ऊपर की तरफ फोटो क्लिक करने की कोशिश करती है ताकि वो देख पाए कि वहाँ से जूडस आ रहा है या फिर नहीं। पर जैसे ही वो अपना कैमरा विंडो से बाहर निकालती है तभी जूडस वहाँ पर आ जाता है, पर वो फोटो क्लिक कर लेती है। वो सब वहाँ से भागकर बेसमेंट में चले जाते हैं और अब रेमी उन्हें स्टिकलर डिजीज से फैली महामारी और जूडस ब्रीड के बारे में बताती है। जब वो सब उस फोटो को देखते हैं तब निकी और सैल को उसका फेस लू जैसा लगता है, पर रेमी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जूडस किसी इंसान का रूप नहीं ले सकता। वहीं पर निकी को ट्रेहन का सूटकेस मिलता है जिसे वो जूडस लेकर आया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रेमी का स्कूल जूडस का छत्ता है। निकी उस सूटकेस पर लिखा हुआ नाम पढ़ता है और ये सुनने के बाद रेमी उसे सूटकेस खोलने से मना करती है, पर सूटकेस की बेल्ट टूट जाती है और उसमें काफी सारी धूल भरी होती है। तभी उन्हें सूटकेस में कुछ हलचल दिखाई देती है और उसमें से बहुत सारे बेबी जूडस निकलने लगते हैं। वो उन बेबी जूडस को मार देते हैं पर उनमें से कुछ बच जाते हैं। रेमी एक प्लान बनाती है कि वो सब ऊपर जाएंगे और मदद के लिए फोन करेंगे, पर निकी उनसे लड़ने के लिए कहता है। रेमी बताती है कि वो उनका कवच नहीं तोड़ पाएंगे और जूडस की शुरुआत एक कॉकरोच से हुई थी तो वो कॉकरोच की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पर रेमी उन्हें कुछ और चीजें बताती है जैसे कॉकरोचेस नेगेटिव फोटोटैक्टिक होते हैं तो वो लाइट से दूर भागते हैं। वो थिग्मोटैक्टिक भी होते हैं यानी उन्हें भरी हुई जगहें पसंद है। अब वो सब ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और रेमी हर एक दरवाजे की दूसरी तरफ जाने से पहले अपने कैमरे से फोटो क्लिक करती है ये देखने के लिए कि वहाँ पर जूडस तो नहीं। जब वो सब उसी ब्लॉक्ड कॉरिडोर पर पहुंचने वाले होते हैं तभी उन्हें दीवार में से जूडस की आवाज सुनाई देती है। वो सब तुरंत कॉरिडोर की तरफ भागते हैं और उन डेस्क और चेयर्स को हटाने की कोशिश करते हैं। वो सभी जूडस के आने से पहले निकल जाते हैं पर रेमी वहीं रुकती है ताकि वो अपने कैमरे की फ्लैश लाइट से उसे रोक पाए, पर आते वक्त उसका कैमरा टूट गया था जिसकी वजह से उसके कैमरे की फ्लैश लाइट नहीं जलती। यहाँ पर दोस्तों हमें एक अजीब चीज देखने को मिलती है कि जूडस रेमी को नहीं मारता और उसे एक पिज्जा की स्लाइस देता है। ये सीन देखकर लगता है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इसी बीच वहाँ पर डिटेक्टिव क्लास की आ जाते हैं और उस जूडस पर गन से शूट करने लगते हैं। अब उनको वहाँ से भागने का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और वो सब भागकर प्रिंसिपल रूम में छुप जाते हैं। रेमी दरवाजे के सामने रूम में मौजूद उन सभी टेबल लैंप्स को लगा देती है ताकि जूडस आए तो उन्हें वहां से भागने का टाइम मिल पाए, और रेमी EIS को भी फोन करके जूडस के बारे में बता देती है और उनसे मदद मांगती है। डिटेक्टिव क्लास की रेमी से पूछते हैं कि वो क्या चीज थी तो रेमी बताती है कि वो चींटियों और दीमकों के DNA कॉकरोच में डालने से बना है। जूडस अब एक दीवार के अंदर आ जाता है और रेमी की बॉडी स्मेल को फॉलो करता है। रेमी सैल और डिटेक्टिव को बाहर जाने को कहती है और जाने से पहले क्लास की उसको फोटो देकर जाता है जो उसने उसकी अलमारी से ली थी। जब वो दोनों बाहर चले जाते हैं तब रेमी अपने कपड़ों को दीवार पर पिन से लटका देती है। डिटेक्टिव और सैल जब बाहर आते हैं तब वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाले होते हैं। डिटेक्टिव उन्हें बताते हैं कि प्रिंसिपल रूम में अभी भी 2 लोग हैं, पर वो कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पर फोन किया था और किसी ने फोन नहीं उठाया, यानी अब वो मर चुके हैं। डिटेक्टिव उनसे 5 मिनट मांगता है पर वो उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो स्कूल को सील करने वाले हैं। डिटेक्टिव उन पर हमला करके स्कूल में चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ उनके पास जूडस आ चुका होता है। रेमी निक्की को बाहर भेज देती है और जूडस रेमी पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर डिटेक्टिव पहुंचता है और जूडस डिटेक्टिव पर भी हमला कर देता है, पर वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से 2 लोग आ जाते हैं जिन्हें देखकर जूडस रेमी की बॉडी लेकर चला जाता है। वो डिटेक्टिव को बाहर ले जा रहे होते हैं लेकिन वो रेमी की बॉडी को लेने चला जाता है। रेमी खुद को अब बेसमेंट की सीलिंग पर पाती है और जैसे तैसे वो ऊपर आ जाती है। ऊपर पहुंचने के बाद उसे डिटेक्टिव मिलता है जो उसे बचा लेता है। अगली सुबह रेमी एक हॉस्पिटल में होती है जहां पर डॉक्टर शेपियरो उसे बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी में इंसेक्ट्स का लार्वा था पर अब सब कुछ उन्होंने निकाल दिया है। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि इंसेक्ट ने एक तरह से उसकी मदद की है। उन्हें उनकी प्रजाति के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उसे फौरन कब्जे में ले लिया था।
दूसरी तरफ वो सब उस जूडस को ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें जूडस का बाहरी ढांचा मिलता है, यानी सिर्फ उसका कवच मिलता है और साथ ही साथ क्लास्की की डेड बॉडी भी मिलती है। जब रैमी हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस अपने घर जाती है सैल के साथ, तब वहाँ पर उसे अपने बेड पर वही सूटकेस मिलता है जिसमें से बेबी जूडस निकले थे और उसको अपने रूम में एक बेबी जूडस भी दिखता है। थोड़ी देर बाद वहां पर डिटेक्टिव क्लास्की भी आ जाता है, पर वो क्लास्की नहीं होता। अब रैमी एक बड़ी सी सीजर से जूडस पर हमला कर देती है और कवच ना होने की वजह से वो मर जाता है। बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो ये तो थी मिमिक 2 की एक्सप्लेनेशन, और अब मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं ताकि आपको इस मूवी से रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें सबवे में ट्रेहन दिखाया गया था एक सूटकेस के साथ, और उसके पीछे जूडस इसलिए पड़ा था क्योंकि वो बहुत सारे जूडस को ले जा रहा था। जैसा कि आप सबको पता लग ही गया है कि ट्रेहन ब्लैक मार्केट में इंसेक्ट्स की दुर्लभ प्रजातियों को बेचा करता था और वो उन बेबी जूडस को भी बेचने के लिए ही ले जा रहा था। यहाँ मैं आपको अब लू के बारे में बताऊंगा कि उसकी मौत कैसे हुई। जब लू एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था, तब डिनर करते वक्त उसके पैर के पास एक कॉकरोच आ जाता है जिसे वो मार देता है। घर जाते वक्त लू एक पिज्जा की स्लाइस अपने पॉकेट में रख लेता है और वहां से चला जाता है। वो एक छोटे से प्लेग्राउंड में रुकता है और इसी बीच जूडस उसको मार देता है। मिमिक 2 में हमें बेसिकली जूडस के बारे में ही दिखाया गया है और बहुत सी चीजें बताई गई हैं जूडस के बारे में कि वो कैसे बने और उनकी कमजोरियां क्या हैं। पहले वो लोगों के बीच होकर भी लोग उन्हें पहचान नहीं पाते थे, और अब जो आपने एंड में देखा कि जूडस डिटेक्टिव की बॉडी के अंदर चला जाता है। इस मूवी की रेटिंग्स कम है, पर ये मूवी इतनी भी बुरी नहीं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको हर चीज समझ में आती जाएंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिडनाइट घोस्ट को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों।